सलाम लाहौर सिटी 10 में और शहर की सब बातों के साथ मैं हूं सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और मौसम कैसा रहेगा आज ये आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। 3 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इवेंट्स की तरफ चलेंगे और आज हमारे पास सबसे पहले इवेंट है जी वार्डरोब ट्रेनिंग क्लोथ्स डोनेशन और इसका वेन्यू है 59 एम स्ट्रीट 171 DHA और टाइमिंग है दोपहर 12 बजे, जिसमें आप डोनेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, जो पुअर हैं। क्लोथ्स, शूज़, विंटर जैकेट्स, शलवार कमीज, शॉक्स, जो भी आप डोनेट करना चाहें आप जा सकते हैं और यहाँ पर गिव अवे कर सकते हैं। और जेनिसरली एग्जीबिशन है जी हिमायल आर्ट गैलरी 67C1 ऑफ इमाम आलम रोड ऑपोजिट KFC गुलबर्ग। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लेबर कॉलोनी से शाहकाम चौक तक 64 करोड़ रुपए से डिफेंस रोड दोरोया बनाने का मंसूबा, 70 फुट तक तोसी होगी। प्राइमरी स्कूल दरोकला डेरे में तब्दील, मुर्गियां पलने लगी स्कूल में। शादरा में गैर मयारी पानी की तैयारी पर 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स सील कर दिए गए। और मुल्क को यकजहती की जरूरत है, तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों को कौम मुहासबा करेगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जाहिद चौधरी और इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। एक और मंसूबा, तरक्याती मंसूबा, सड़कें बनाई जा रही हैं जी, 64 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। डिफेंस दोरोया बनाने का मंसूबा बनाया गया है और इसमें 70 फुट तक तोसी होगी। इरफान आपसे 64 नहीं जी, इसमें 74 करोड़ रुपए की लागत है, करोड़ रुपए खर्च आएंगे। और मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल दुरुस्त जो मंसूबा है, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है, क्योंकि डिफेंस रोड जो है वो शाहकाम चौक से लेके तो अगर लेबर कॉलोनी तक देखें, अगर आप एडीए लेबर कॉलोनी तक, तो वो 5 किलोमीटर का ये जो एरिया है जिसकी मंजूरी दी गई है जी। ये सिंगल रोड है, 24 फुट सड़क है और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो है वो जितनी भी शहर को आप देखें ना कि मुल्तान रोड से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो नॉर्मली जो है वो इस ट्रैक को इस्तेमाल करती है। इसी तरह ये एक आप यूँ कह लें कि स्किप रोड है, शहर को जो है वो आप बाहर से जो है वो डिफेंस रोड से निकलते हैं और अगर आप कसूर जाना चाह रहे हैं, ये शहर के जो है वो साउदर्न पार्ट में आना चाह रहे हैं, एंड ऑफ द साउदर्न पार्ट, तो उसके लिए बेस्ट जो ईस्टर्न एरिया है आपका, उसके लिए ये बेहतरीन रोड है कि आप बाहर से जो है वो तमाम ट्रैफिक जो है वो यहाँ तक ले आएँ, ख़ास तौर पे जो हैवी ट्रैफिक है। और इस सड़क के सिंगल होने से अगर आप वहाँ पे देखें ना तो वो लंबी लाइनें लगना, ट्रैफिक जैम रहना, ये एक मामूल की बात है और वहाँ पे घंटों ट्रैफिक फंसी रहती है रोज़ाना। और ये नहीं कि वो किसी वजह से या लोग उसको मामूल का हिस्सा समझते हैं कि चूँकि सड़क तंग है लिहाजा हमें यहाँ से बन जाता है वो हमें आराम से गुजरना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं, लोग समझते हैं कि वो ठीक है। तो वो डेफिनेटली इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि उससे आगे का हिस्सा जो है वो पोर्शन वो मुकम्मल हो चुका है। इस खबर में भी दुर्ने आपने इसकी वजाहत की कि वो चूँकि मुकम्मल हो चुका था, ये उसी का फ़ेज़ 2 है। तो डेफिनेटली एक अच्छा मंसूबा मेरे ख्याल में, और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि इंडस्ट्री भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है वो, अब हाउसिंग कॉलोनीज़ भी हैं सड़क के ऊपर और जो है वो इसके साथ साथ इंडस्ट्री भी है और हैवी इंडस्ट्री। ट्रैफिक का प्रेशर ज़्यादा होगा जिसके लिए ये मंसूबा बनाना बहुत ज़रूरी है। इरफान आपकी तरफ आएंगे। लेबर कॉलोनी से शाहकाम चौक, जाहिर साहब ने कहा कि एक अच्छा मंसूबा है, ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा, लेकिन ऐसे मंसूबे, ऐसे तरक्याती काम हमेशा पोश इलाकों में ही क्यों याद आते हैं? शहर के ऐसे गुंजान आबाद इलाके के साथ मैं तो ये बात करूँगा, इस मंसूबे के अंदर सबसे अच्छी जो बात है कि जो जगह जो है वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी जगह वहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर ही बनाया जाएगा।
एक तो लोगों का ये फ़ायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें वहाँ पे किन किन लोगों की, किन किन बासर लोगों की वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी एक सोसाइटी नज़र नहीं आएगी, कोई भी एक ऐसा वहाँ पे जो कारोबारी मरकज़ आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पे जो किसी आम आदमी का हो। ये आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जैसा कि बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रुकती है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये आपको किसी आम आदमी के लिए नहीं नज़र आ रहे। ये तमाम के तमाम जो हैं टारगेटेड हैं कि इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, इन लोगों के लिए रोड बना दें। अगर आप लोगों ने, अगर सिर्फ ट्रैफिक का मसला हो, अगर सिर्फ ट्रैफिक का मसला हो तो आपका शादरा जो है, जो आपको लिंक कर रहा है लाहौर से शेखुपुरा को, या बाकी ये रोड है, इसको आप बेहतर कर लें। वहाँ पे आप जाके देखें तो आपको वहाँ पे हालत बुरी नज़र आएगी। घंटों घंटों ट्रैफिक जो वहाँ पे फंसी रहती है। वहाँ पे आपकी मेट्रो फंसी रहती है, आपकी आम पब्लिक जो है वहाँ पे फंसी रहती है, पूरा इलाका जो है इस चीज़ से डिस्टर्ब होता है। ऐसा लगा कि आपने पूरी फिरोजपुर रोड से मेट्रो ट्रैक बना दिया, वहाँ जाके शायद सोतेला इलाका शुरू हो जाता है। वहाँ पे वो एरिया लगता पाकिस्तान में है ही नहीं, या लाहौर में नहीं है वो एरिया। ये आपको लाहौर सिर्फ नहर के इस साइड पे और सिर्फ नज़र आएगा, दूसरी साइड पे आपको वो लाहौर पर नज़र ही नहीं आएगा। वहाँ पे आपको इस तरह के मंसूबे कोई नहीं नज़र आएंगे कि वहाँ पे भी हम सुने कि जो लेन है उसको बड़ा किया जा रहा है, या वहाँ पे तजावज़ात ख़त्म की जा रही है, या कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी की जा रही है। तमाम तरह एक तरफ तो ये डिफेंस में जो 74 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रायवन रोड मुतबादल रूट की लागत पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए उसकी लागत जो है वो बढ़ गई है, और LDA गवर्निंग बॉडी ने उसकी मंजूरी दे दी। वो देनी पड़नी है। रायवन रोड है, वहाँ पे जो आपके उमरा, आपके शरफा वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पे तो आपको देनी पड़नी है। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये अगर 100 अरब रुपया भी और इस पे लग गया तो वो भी लगाया जाएगा। और इसमें ये भी चीज़ देखने वाली है कि ये पैसे लग कहाँ रहे हैं, क्या वाकई सारे सड़क के ऊपर लग रहे हैं पैसे, जो रोड आप खुली कर रहे हैं सिर्फ उसी पे लग रहे हैं, या किसी और मकासद के लिए भी पैसे इस्तेमाल किए जाए। क्योंकि अक्सर जो प्रोजेक्ट हमने देखे हैं उसमें एक प्रोजेक्ट से पैसे निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे से निकाल के तीसरे में, इस तरह। अभी कल इजलास हुआ ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत, लाहौर में 6 मजीद फ्लाईओवर्स की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ जो ऑरेंज ट्रेन का केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे मुआवजे तय किए गए हैं कि ख्वाजा हारिस जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ लेंगे, मुस्तफ़ा रमदे को 55 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि ये केस जो है उसकी समात जब हो तो फैसला हमारे हक में आए। मतलब इस तरह के मंसूबे बनाए ये जो फ्लाईओवर्स वाली बात है, ये अगर आप इनको गौर से देखें ना, इन फ्लाईओवर्स के मंसूबों को, ये जो इनकी मंजूरी दी गई है, तो ये मेरे ख्याल में इनमें से जो है वो 2-3 तो ज़रूरत भी हैं शहर की। और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शहरों में चलते हैं, ये यहाँ पे भी चलते हैं। इसमें जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि ये जो रायवेंट का जो मुतबादल रूट था, इसका जो मंसूबा है इसकी लागत बढ़ गई, डिले हुआ, लागत बढ़ गई। हमेशा ऐसे ही होता है, आप डेडलाइन मीट नहीं करते और फिर तामीराती मटीरियल भी महंगा हो जाता है, बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं और फिर लागत में इजाफा हो जाता है, जिसका खुमियाजा यानी कि वो पैसे हमारे ही टैक्सों में से खर्च किए जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी जेब से तो कुछ नहीं चाहता। मजीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। स्कूलों की हालात कैसे हैं, बाडापुर स्कूल की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, और दलो कला का एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन मुर्गियाँ भी पल रही हैं, तो सूरत हाल क्या है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और हमारी अगली टॉप स्टोरी, प्राइमरी स्कूल दलो कला डेरे में तब्दील और वहाँ पर मुर्गियाँ पलने लगी हैं। बच्चों ने तो क्या जाना है, इनरोलमेंट आपने 100% क्या करनी है। सूरत हाल ये है कि बाडापुर के स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पर चादर ना चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, दीवारें वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अब दलो कला का स्कूल अगर देखें तो वहाँ पर मुर्गियाँ पल रही हैं। सीबर, ये मुर्गियाँ पलना मेरे ख्याल में हुकूमत का अपना फैसला था कि स्कूलों के अंदर मुर्गियाँ पाली जाएँ ताकि वहाँ पर जो अंडे मिलें वह उनसे स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके। और ये शायद हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है वो निचले लेवल तक स्कूलों तक लेके आ रही है और उसमें शायद कामयाब हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ मुर्गियाँ ही पलती रहे और बच्चे स्कूलों में ना। सिर्फ यहाँ पे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब सिर्फ स्कूलों के अंदर मुर्गियाँ पाली जाएंगी, वहाँ पे भैंसें रखी जाएंगी और वहाँ पे जो है वो जानवर बांधे जाएंगे। बच्चों की ना वहाँ पे तालीम है, बच्चों को ना वहाँ पे कोई ऐसा माहौल दिया जाता है कि सरकारी स्कूल खसूसी हुकूमत को तो चाहिए ये तमाम सरकारी स्कूल बंद कर दे। ये सारी ड्रामेबाजी जो है ये स्कूलों के नाम पे, सरकारी स्कूलों के नाम पे जो की जा रही है, इसको बंद कर दे, क्योंकि ना इस पे इन्होंने फोकस करना है, ना किसी का इंटरेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं और इन लोगों को गरीब से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना इन लोगों का। इनको आगे वहाँ पे जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं
वहाँ पे सड़कें बनवा दें, वहाँ पे सारा कुछ करवा दें, अपने घर को जाने वाले रास्ते कारपेटेड करवा लें, वहाँ की सड़कें, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ सब कुछ हो जाए। लेकिन जहाँ पे गरीब बच्चा पढ़ता है, जहाँ पे गरीब का बच्चा जाता है, जिस सड़क से वो ट्रैवल करता है, उसका तो बेड़ा गर्क ये लोग कर चुके हैं। और इनको अब ये स्कूल, तमाम सरकारी स्कूल, इनको हमारी तजवीज़ है कि इनको बंद कर दें। मलिक साहब जो बात कर रहे हैं ये तो खैर इनका व्यू पॉइंट है, मैं तो इससे बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि स्कूल बंद कर दें, भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अवाम इसकी मालिक है, अवाम में नहीं। मलिक साहब बात सुन लेना, आप हुकूमत क्यों नहीं बंद कर देते भाई? जिसका ये काम है कि वो इनको ठीक करे, उस तरफ आप आते नहीं है। सबसे बड़ी जो अलमिये वाली बात है वो ये कि आप ये देखें, ये दल्लू कलां जो है वो है कहाँ पे? चीफ मिनिस्टर पंजाब का हल्का है जी, जो सबसे बड़े दावेदार हैं कि मैं पढ़ा लिखा पंजाब, आगे बढ़ो पंजाब, पता नहीं कौन कौन सा पंजाब, किधर किधर से उन्होंने रेस में डाला हुआ है पंजाब को, कौन कौन से जो है ना वो फंड्स इस पंजाब के नाम पे जो है वो खुर्द बुर्द हो रहे हैं और उनकी लूट मार जा रही है और ब्यूरोक्रेसी की जो है वो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। मसला ये है कि मसला ये, मेरी अर्ज सुने, इशू क्या है? इशू ये है कि आप सारे का सारा जो है वो काम आपने एनजीओज, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड जाली दानश्वर जो हुकूमत के आगे पीछे जो है वो कासा लेस बने हुए हैं गवर्नमेंट के और उसके इर्द गिर्द जो है वो जमा हैं, इसके साथ साथ चापलूस ब्यूरोक्रेसी आपकी, वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपके हुक्मरानों के इर्द गिर्द मंडला रही है। उसने सब अच्छा की जो है वो एक ऐसा यूटोपिया बना दिया है, उसके अंदर उन्होंने आपके हुक्मरानों को बैठा दिया है और उसमें से हर तरफ जो है ना वो उन्होंने, यानी यूँ देखें आप एक ऐसे यूटोपिया में उन्होंने हुकूमत को बिठाया हुआ है, हुक्मरान को बिठाया हुआ है, हुक्मरान वक्त को, कि उसके इर्द गिर्द उन्होंने एलईडी लगा दी है ना, वो एलसीडीज लगा के उनके ऊपर अच्छी फिल्में चलानी शुरू कर दी हैं। वो बहुत खूबसूरत एक सीनरी क्रिएट कर दी है कि जी हमने तो ये कर दिया। इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर के हल्के में अगर स्कूलों के ये हाल होंगे तो वो मेरे ख्याल में इससे बड़े ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया चीफ मिनिस्टर के लिए कोई नहीं है, पूरे सूबे की हुकूमत के लिए कोई नहीं है। और ये कारकर्दगी का जो है वो अगर मेयार बना लिया जाए तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो है वो किस हद तक ये फेलियर है, कहाँ खड़ी है गवर्नमेंट में। आप स्कूल कैसे बंद कर दें जी? स्कूल तो पूरी दुनिया जो है वो अपने पब्लिक सेक्टर के स्कूल जो है वो खुद चलाती हैं गवर्नमेंट्स और उसको इंश्योर करती है कि वो अच्छी और बेहतर तालीम दें। सिर्फ दो मंजर यहाँ पर आए हैं, एक स्कूल में दीवारें ही नहीं है और गैर मुतल्लिका अफराद वहाँ पर दाखिल हो रहे होते हैं, आंदोलन का एक सिलसिला चल रहा है वहाँ पर। भाई अर्ज सुने ना, इशू क्या है? इशू ये है कि आपने ऊपर चंद बाबू बिठा दिए, वो बौने कद के हामिल जो ब्यूरोक्रेट जो आपने जो है वो मुंशी ऊपर बिठा दिए हैं, उनकी सोच और अप्रोच क्या है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नीचे जो है वो रोनते जा रहे हैं पूरे का पूरा आपका निज़ाम, और कोई उसको देखने को तैयार नहीं है। ये उसी की तबाही और उसी का शाखसाना है, उसी की बर्बादी। क्या मतलब है इस स्कूल की कभी चार दीवारी नहीं बनी होगी? भाई बन गई, खराब हो गई, गिर गई या कुछ हुआ तो फिर कहाँ के दावे करते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इशू ये है कि आप नीचे ग्रास रूट लेवल पे चीजें ना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं और इसमें माजरत के साथ जो हुक्मरान वक्त हैं वो भी शायद अपना इख्तियार किसी को देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कहीं एक ईंट भी लगनी है तो वो भी हम ही लगवाएंगे। तो ये एक सोच है मेरे ख्याल में, इसको इस तरह देखना चाहिए। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें जो है वो एम्पावरमेंट नहीं देते डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे, और इन स्कूल्स में एजुकेशन का निज़ाम बेहतर करने के लिए साहब जब फिर ये बात की जाती है ना कि मेयार तालीम प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर जो है किया जाएगा और उसको बैलेंस किया जाएगा, तो बहुत दुख होता है। आप फुटेज देखें, क्या ये हालत है? एक स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होती है। ये तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो सूबे के चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए ना, जिसका ये हल्का है, जिसका ये इलाका है, जिसका ये शहर है। ये मेरे और आपके देखने की चीजें हैं, उनके पास नजर नहीं आता आगे बढ़ो पंजाब और जनाब पता नहीं पढ़ा लिखा पंजाब और तालीम याफ्ता पंजाब। ये उनके सोचने की बात है ना जी, कि वो देखेंगे ब्यूरोक्रेट उनको किस हद तक जो है वो मामू बना रहे हैं, सड़कों से और बाबू उनको कहाँ ले आए हैं। ये आपकी तबाही और बर्बादी आपकी एजुकेशन निजाम की। डिस्कस की हैं 74 करोड़ रुपए एक जगह, 1 अरब 70 करोड़ रुपए एक जगह। तो इरफान सही कह रहे हैं ना, सड़कों से तवज्जो, सड़कों की बात नहीं है जी। इशू ये है कि आप उस पर भी पैसा लगा रहे हैं। हो क्या रहा है, आपके बाबू हाजिरी लगाएंगे, आपने जनाब उसमें कोई इधर से सिक्योरिटी का बंदा रख लिया, कोई कुछ रख लिया, टीचर जो है उनके ऊपर आपने थानेदार बिठाए हुए हैं, टीचर को आप टीचर रहने नहीं दिया, आपने उसको आपने कमी और मुलाजम बना दिया अपना। वो आप इस तरह उसके साथ बिहेव कर रहे हैं जैसे वो किसी जो है वो फाउंड्री का मुलाजम है। सुन लेना, वो किसी फाउंड्री का मुलाजम है। आप टीचर को इस तरह जो है ना वो बिहेव कर रहे हैं जैसे वो आपके घर का गुलाम है।
आपकी रियाया है, आपका मज़ारा है, वो खुदा का खौफ करें। एजुकेशन के निज़ाम इस तरह ठीक नहीं होते। सबसे बड़ी बुनियादी बात कि जो एजुकेशनल सिस्टम है आपका, वो उसमें बहुत पोटेंशियल है। इसी सिस्टम ने आज तक इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। आप इन टीचर्स के, इस सिस्टम के जो असल वारिस हैं, जो इसके असल जो है वो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके हवाले करें। खुदारा इन निक्के कद के बाबुओं से, मुंशियों से जान छुड़ाएं। इसकी ये सो कॉल्ड जो NGOs हैं, इनसे जान छुड़ाएं, वरना इससे बड़ी मेरे ख्याल में इससे शर्मिंदगी इससे बड़ी नहीं हो सकती कि सूबे का दारुल हुकूमत चीफ मिनिस्टर पंजाब का हल्का और उसके हालात ये हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक बाइख्तियार नहीं किया जाएगा मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को, तब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक और जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेगमेंट शामिल करेंगे सेल्स और प्रमोशंस बचत बाजार में। जी, बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है बाटा शूज़, और बाटा शूज़ पर आपको अप टू 70% तक ऑफ मिलेगा। ज़रूर जाएं, जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे बचाएं। नेक्स्ट है जी शू बॉक्स, और शू बॉक्स पर अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में नेस्ले सिलोरैक जूनियर फ्रूट है जी, रिटेल प्राइस 195, प्रमोशनल प्राइस 174, आप 21 रुपीज़ बचा सकते हैं। सेंकर सैंडविच मेकर है जी, रिटेल प्राइस 2099, प्रमोशनल प्राइस 1690 रुपीज़, आप 409 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। मोहिंजोदाड़ो लगी हुई है जी 5 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में और 3:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। सुसाइड स्क्वाड 5 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 और 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। नर्व लगी हुई है जी 10 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में और 1:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। रुस्तम लगी हुई है 11 बजे सिनेस्टार टाउनशिप, 5 बजे और 11 बजे एबट रोड प्रिंस। बेन-हुर लगी हुई है जी 2:30 बजे और 7:30 बजे सिनेस्टार IMAX और 7:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2। और फ्लाइंग जैक 8:30 बजे और 11:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 और 8:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। जी, ये थी मूवी टाइमिंग्स और अब आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद 105.9, कीमत फरोख्त 106.15, पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 138, कीमत फरोख्त 138.7, यूरो की कीमत खरीद है 118, कीमत फरोख्त 118.5, सऊदी रियाल कीमत खरीद 28.1, कीमत फरोख्त है 28.25, यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.8, कीमत फरोख्त है 28.95, कुवैती दिनार कीमत खरीद 346, कीमत फरोख्त 348.5, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79.5, कीमत फरोख्त है 79.95,
जैपनीज यन कीमत खरीद ₹1, कीमत फरोख्त ₹1.03। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.8, कीमत फरोख्त 106.7। और सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर कीमत खरीद 81.25, कीमत फरोख्त है 81.8। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। और अब शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इकरा। और इकरा कहाँ पर मौजूद है उनसे जानेंगे। इकरा, कौन सी सब्जी मंडी में हैं आप और सब्जी और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आज ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सब्जियों के हवाले से जो नरखनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक आलू जो है वो कम से कम 41 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। शुगर फ्री आलू की कीमत कम से कम 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 रुपये है। प्याज जो है वो कम से कम 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर कम से कम 40 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह से देसी लहसुन जो है वो कम से कम 213 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 219 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। बैंगन की कीमत जो है वो कम से कम 23 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। इसी तरह से लीमू, देसी लीमू जो है वो कम से कम 43 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 77 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। बंद गोभी जो है वो कम से कम 38 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी जो है वो कम से कम 55 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से मटर जो है वो आज कम से कम 135 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 141 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लेकिन लोगों का यहाँ पर इस हवाले से यही कहना है कि जो नरखनामे के मुताबिक जो रेट्स यहाँ पर दिए गए हैं उसके हिसाब से ओपन मार्केट में सब्जियाँ जो हैं वो नहीं मिल रही, महंगे दामों जो है वो सब्जियाँ मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इस हवाले से उन्होंने अपील की है ज़िले इंतज़ामिया से कि जो सब्ज़ी फरोश महंगे दामों सब्जियाँ फ़रोख्त करते हैं उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए, उनको फ़ाइन चार्ज किया जाए। सेगमेंट्स में आगे बढ़ेंगे और अगर आप जैनित शॉप पर जा रहे हैं नाज़न तो बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 रुपये में और मटन कीमा है 960 रुपये में। आगे बढ़ेंगे, जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 107 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 155 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 99 रुपये दर्जन, थोक से 97 रुपये और गोरमे से 98 रुपये। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ तनवीर अहमद सूफ़ी साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे प्याफ क़याम अमल में कब आई और इंडस्ट्री के हवाले से उनकी क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, पाकिस्तानी मार्केट को, लाहौर की मार्केट को वो किस तरह से देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, हमें बुलाने का शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मसरूफियात क्या चल रही हैं आजकल आपकी? कारोबारी मसरूफियात हैं मेनली, तो बाकी मेरा एक ज़ाती इंटरेस्ट भी है म्यूज़िक में। अच्छा, वो चलता है, अदब से है। बिल्कुल, पढ़ते पढ़ाते टाइम मिल जाता है आपको? एक तरफ प्याफ है, दूसरी तरफ बिजनेस भी है, तो टाइम मिल जाता है अपनी बैलेंस तो रखना पड़ता है। ज़िंदगी का हुस्न जो है इसी में है कि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चलें। बिल्कुल, सिर्फ कारोबार नहीं, सोशल एनिमल है इंसान, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, ज़िंदगी में रंग रहता है। तो आई थिंक फिर आपके घर वालों को ये शिकायत तो नहीं होगी कि आप टाइम नहीं देते, आप बैलेंस के आदी हैं, तो इसका मतलब उनको भी प्रॉपर टाइम देते होंगे। जो जिम्मेदारी घर की है वो भी पूरी करते हैं, वो भी पूरी करते हैं। वैसे शिकायत की जाती है घर वालों की तरफ से कभी? वो तो होती है। टाइम की कमी? टाइम की कमी मोस्टली यही होता है कि भाई ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो वो फिर बैलेंस करना वो तो अपने हाथ में है, अपने हाथ में कि किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, प्याफ का हिस्सा आप कब बने? मैं तकरीबन कोई 2006 में आया था इसमें। अच्छा,
लेकिन मेरी उससे पहले एक्टिविटीज़ में चेयरमैन रहा हूँ 7-8 बार ऑल पाकिस्तान सोप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का, तो उसमें मैं हिस्सा लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों से रब्ता हुआ, क्योंकि जब गवर्नमेंट फोरम पे कहीं भी जाते हैं हम, तो वहाँ महसूस करते हैं कि ये जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका प्लेटफॉर्म जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़रा मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर इसको ज्वाइन किया अपने सोप एसोसिएशन में आने के बाद, इस फोरम को इस्तेमाल किया मैंने। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको ज़रूरत क्या पेश आई? मतलब बिजनेस चल रहा था, काम चल रहा था, फिर किस तरह से क्या मतलब रोल प्ले करता है प्याफ? दरअसल मसला ये है कि जब ये पॉलिसीज़ बजट्स वगैरह बनते हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ये फोर्स ही करना पड़ता है कारोबारी आदमी को कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं ये कहाँ जाके एंड अप होंगी, तो इसका नेट रिज़ल्ट इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। सही। तो वो हम देख के फिर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपना डिमांड्स बनाते हैं। तो वो फिर लेके हम इस प्लेटफॉर्म से आगे गवर्नमेंट के मुतल्लिका अदारों के साथ रब्ता करते हैं, अपनी डिमांड्स उनको बताते हैं, नेगोशिएट करते हैं। कुछ मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती हैं। कुछ आपको माननी पड़ती हैं, कुछ वो मान लेते हैं। हाँ, वो भी बैलेंस के तौर पर जो है वो चल हाँ, रहा होता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ख़ुसूसन लाहौर की इंडस्ट्री विद प्रेजेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, आप इसका स्टेटस क्या देखते हैं? माशाल्लाह बावजूद इसके कि बहुत सी तंगियाँ हैं, पावर की, गैस की, कुछ टैक्सेशन के हवाले से मसले मसाइल हैं, लेकिन अपना रास्ता निकालना होता है। तो पाकिस्तान के लोग बहुत बाहिम्मत लोग हैं। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो एक अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं, अल्टरनेटिव तलाश करते हैं। देखिए गैस नहीं थी तो लोगों ने पहले वो फक पे आ गए, अपने बॉयलर चेंज किए, सोर्स ऑफ एनर्जी उन्होंने चेंज किया, फिर अब कोयले के ऊपर आ गए, तो चला रहे हैं काम। चीज़ें तो चलती रहती हैं और जी, वो रुकावट कारोबार में ये मसला बहुत अहम है कि आप अपने कारोबारी इदारे के लिए अपने ऑप्शन जो है खुले रखें। तो इस लिहाज से आप तरक्की कर सकते हैं। एक प्लान के मुताबिक चलें, उसको अचीव करना आपके ऊपर है कि आप उसके लिए क्या रास्ते तलाश करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तनवीर साहब, अगर हम बात करें अभी करंट सिनेरियो की, जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनमें सर फहरिस्त एक बेरोज़गारी भी है, और जब बेरोज़गारी की बात की जाती है तो इंडस्ट्री साइड एक ऐसी साइड है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार फराहम करती है। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के इम्कान है? किस तरह से मज़ीद नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं और फिर उससे बिज़नेस को भी फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आपने तकरीबन पाकिस्तान की पूरी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन मैं अभी करंट सिनेरियो पे जवाब बड़ा कम्प्रिहेंसिव इसका जवाब आपको दे दूँगा मैं। आप देखिए कि पाकिस्तान जब वजूद में आया था, हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्हें शुरू में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। उस ज़माने में इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए, ट्रेड को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए, पिकिक बनाई, PIDC बनाई कि भी जो लोग जिस सेक्टर में आगे नहीं आ रहे उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही थी, वो इंडस्ट्री बना के लोगों को भेज देते थे कि अब आप चलाएं, सपोर्ट का किरदार। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन बड़ी मुश्किल हुई बाद में जबकि हमने ये जद्दोजहद छोड़ दी कि अपने जो ज़राए हैं, अपने सोर्सेज जो हैं, अपनी इंडस्ट्री है, इसको तरक्की देने की बजाय हमने फ़ौरन एड के ऊपर सारा शुरू कर दिया। उसको हमने मदद लेनी शुरू कर दी। 2-3 अदवार ऐसे हैं जब मिलिट्री रूल्स आए या इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की बजाय हमने क्या किया कि फ़ौरन जो एड्स हैं हमने 2000 में, 1962 में, 2000 में और फिर उसके बाद जो 2 मिलिट्री रूल्स आए उसमें हमने अपनी सर्विसेज किसी सेक्टर में भी नाम लेने की मैं जरूरत नहीं कर सकता, हमने उनको खिदमत अपनी दी और उनसे हमने डॉलर्स लिए। वो एक बबल क्रिएट हुआ। अपने जो अदारे थे, अपनी इंडस्ट्री थी, उसको तरक्की नहीं दी, उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई, अपनी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट नहीं किया, जिसका उसकी वजह से बेरोजगारी आई। वो बेरोजगारी दूर करने का एक आपके पास जरिया है कि आप अपनी इंडस्ट्री को तरक्की दें, वो रोज़गार पैदा करेगी आपको। एक फैक्ट्री से 150 घर चलते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये अच्छी प्लानिंग, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़
कमरूने मिन्नत होती हैं। बदकिस्मती से आजकल वो काम नहीं हो रहा। आजकल काम क्या हो रहा है कि एक रेवेन्यू टारगेट के पीछे भागती है सारी ये ब्यूरोक्रेसी कि ये हमने टारगेट है, ये रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना है, ये टैक्सेस इकट्ठा करने हैं। चाहे उसमें जो भी टैक्स देने वाले जेन्युइन लोग हैं उनको कितनी भी मुश्किलात आए उनको प्रेस किया जाता है, टैक्स दिया जाता है। अच्छा, टैक्स की आपने बात की और अभी पिछले दिनों और अभी भी बहुत एक शोर सुनाई देता है विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से। प्याफ का उस पर क्या मौक़िफ़ है और क्या किरदार अदा कर रहा है? बात वही आ जाती है कि ये थोड़ी विजडम की बात है। टैक्स इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए लोगों को मौके देने चाहिए। इकोनॉमिक का जो प्लानिंग है, तो तरक्की की जो एक्टिविटीज़ हैं प्रमोट किया जाए। तरक्की का रास्ता, इंडस्ट्री का रास्ता, ट्रेडिंग का रास्ता खुला हो, वो एक्टिविटीज़ आसानी से चल रही हों तो टैक्स खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल सही। टैक्स जमा करना, उसके लिए लोगों को तंग करना या उसके लिए हार्श कानून साजी करनी, वो फिर डिस्करेज होते हैं लोग। वो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो टैक्स नेट से बाहर निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो भी कारोबारी आदमी है उसको तो जब तक अपने आप को महफूज रखना है तो टैक्स भी देगा कारोबारी। लेकिन फिर तनवीर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से ये भी तो कहा गया कि अगर आप अपनी फाइल रिटर्न कर देंगे या रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने आप को तो ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लागू नहीं होगा। इसमें फिर एतराज़ क्या है? अब मैं आपको अभी आपने बात की प्रॉपर्टी की, विद होल्डिंग टैक्स की, अब टैक्स लगाया, अब क्या हो रहा है? कारोबार बंद हो गया है, खरीदारी नहीं हो रही। ये हाउस बिल्डिंग या प्लानिंग जो जितनी भी थी ये सारी अब बंद हो गई है। ये काम था कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज इसको बढ़ाना चाहिए था, स्टेप वाइज इसको लेके आते, लोगों को ये ना महसूस होता कि भाई हम इसके साथ चल नहीं सकते, एकदम से बोझ ना पड़ता। तो आज ये है कि आप हर महीने इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि लोग अभी एक्टिविटीज़ में आ ही नहीं रहे। तो ये इनका मसला, ये टैक्सेशन का सिस्टम यही होता है कि आप टैक्स नेट में ले आएँ, लेकिन शुरू टैक्स जो रेट हैं वो उसका बोझ एकदम से ना उनके ऊपर डाल दें। सही। थोड़ा थोड़ा डाल के आगे आगे जब आते जाएं तो ठीक है टैक्स। तो फिर आपको लगता है कि चैम्बर के पास इतनी पावर है कि ये निगोशिएशन जो है, ये पॉइंट जो है वो हुकूमत को समझाया जा सके ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताजिर बिरादरी भी परेशान ना हो और हुकूमत को भी टैक्स की मद में जो है वो रेवेन्यू जाता रहे? इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने उनके साथ निगोशिएट किया, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये गलती ये हुई है कि उन्होंने एक सेक्टर को लिया, दूसरे सेक्टर को पूरी तरह से सही नुमाइंदगी नहीं आई उनसे जो डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ। इसलिए अब ये है कि अब दूसरा एक तबका है वो नाखुश है। जिन्होंने नेगोशिएट किया था वो खुद भी कारोबार नहीं कर सके, जिनको छोड़ दिया था गवर्नमेंट ने, नेगोशिएशन में शामिल नहीं किया था, वो भी अब एहतजाज कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन अब क्रिएट हो गई। सही। ये जो भी प्लानिंग होती है उसमें अक्लमंदी की बात यही होती है कि सबको शामिल किया जाए ताकि बाद में सबको एतराज़ ना हो, ताकि बीच का रास्ता भी निकाला जा सके और कारोबार जो है वो मुतासर ना हो, काम जो है वो चलता रहे। इस पर हम मज़ीद बातें भी करेंगे और अगले जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसकी क्या तैयारियां की जा रही हैं चैम्बर के, उस पर भी आपसे आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ तनवीर अहमद सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। सूफ़ी साहब, रवां साल चैम्बर के इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या क्या अल्हम्दुलिल्लाह जी, परसों हमने अपने पैनल का इंतखाब किया है, अनाउंस किया है हमने, हमारे कैंडिडेट्स जो हैं इस साल के लिए वो हमने अनाउंस किए हैं। तो इंशाल्लाह तैयारी खूब है, अच्छी तरह से है और हम पूरी तरह उम्मीद करते हैं क्लीन स्वीप करेंगे हम। अच्छा, यानी कि पूरी तैयारी है आपकी कि टफ टाइम देंगे आप? जी हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा सूफ़ी साहब, चूँकि यहाँ पर बिज़नेस भी करते हैं और काफ़ी साल हर साल आपने शहर लाहौर को दिए और लाहौर शहर ने आपको दिए, सो आप लाहौर शहर की पोजीशन के हवाले से क्या कहेंगे? लाहौर शहर नाबुका रोज़गार लोगों का एक घर है, इसमें हर तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़े नामी ग्रामी लोग पैदा हुए हैं। ख़ास तौर पे मैं लाहौर का इस करैक्टर की बात करूंगा जो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत पुररौनक ये शहर था। ये पुराना लाहौर जो था, जो दरवाज़ों के अंदर है जी, उसके अंदर बैठकें थी जहाँ मुख्तलिफ बड़े बड़े गवैये गाते थे, लोगों को शौक़ था तो सुनते थे। और आपको तो वैसे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। तो उसमें
लाहौर के बाहर फिर एक सर्कुलर गार्डन था पूरे लाहौर के बाहर। यहाँ किस्सा गोई, शायरी, मौसीकी, हर किस्म के खेल तमाशे एक तरह का चलता रहता था। मेला सा सामान है। बिल्कुल। फिर एक नहर थी छोटी सी, बड़ा खूबसूरत था ये एक सिस्टम। जहाँ अब वो सारे दुकानें बन गई, सत्यानाश हो गया सारा उसका, वो खूबसूरती तो खत्म, कमर्शलाइज कर दिया उसको। फिर इधर माल पे आ जाए तो यहाँ पे आप आर्ट्स काउंसिल थी, एक गिरी हुई कोठी थी, आधे हिस्से के ऊपर वो एक्टिविटी चलती थी। बाहर एक गार्डन में एक छोटा सा प्लेटफार्म बना हुआ था, वहाँ ड्रामे होते थे। मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ मूसीकार अपना अपना फ़न डिस्प्ले कर रहे थे, परफॉर्म्स करते थे। और ये एक्टिविटीज़ कॉलेजों में, स्कूलों में, बाहर मैदानों में लाहौर को रंगीन बनाती थी। ये लाहौर तो बहुत छोटा सा एक शहर था। ये माल रोड भी जो आपकी है, ये नहर पे आके ख़त्म हो जाती थी। फिर ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हफ्ता को ये अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ बैंड बजता था और नामी ग्रामी लोगों को अपने अपनी फील्ड में जो होते थे उनको दावत दी जाती थी, वहाँ चाय होती थी, साथ में म्यूज़िक होता था। तो ये चीज़ें जो लॉरेंस गार्डन में एक ओपन एयर थिएटर है। आप जिस तरह जितनी डिटेल से बता रहे हैं, इसका मतलब लाहौर से आपकी मोहब्बत बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ, तो ये ख़ास तौर पे मैं आपको जिक्र करूँगा कि यहाँ ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के हवाले हयात अहमद खान साहब सेक्रेटरी जनरल होते थे, और सैयद वाजिद अली साहब, बाबर अली साहब के भाई, वो हमारे प्रेसिडेंट होते थे। मैं एग्जेक्टिव का आजकल मेंबर हूँ। अच्छा। तो इसी तरह ये महफिलें चलती रहती थी। ये ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा रेडियो पाकिस्तान लाहौर। अभी तो बहुत शानदार बिल्डिंग है। जो पुराना था वो ये गोना हाउस के पीछे एक छोटी सी कोठी थी, उसके अंदर होता था। अच्छा। सारा एक्टिविटीज वहाँ होती। लेकिन उस ज़माने के आप गोये देखें, आर्टिस्ट देखें, लेकिन उस ज़माने में छोटी सी बिल्डिंग की भी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की जो अहमियत थी वो कम नहीं होती थी। और वो दौर आज दोबारा हम कभी रिवाइव नहीं कर सकते। लेकिन सर देखिए, तरक्की करनी चाहिए और डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी हिस्सा होती हैं। तो अब डेवलप लाहौर जब बन गया, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या ये तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ जो अब मॉडर्न अंदाज में होती हैं, जो थिएटर्स में होती हैं, जो आर्ट काउंसिल्स में होती हैं, ये क्या उनको उस गैप को पूरा कर सकते हैं? आर्ट्स की कोई भी फॉर्म हो और किसी भी शक्ल में हो रही हो, एप्रिशिएट होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये शक्ल बदल गई है, लेकिन क्लासिकल मौसीकी हम आम लोग कह देते हैं कि जी कोई नहीं सुनता। जनाब सुनते हैं। आप आएँ, हर महीने की 1 तारीख को अलमरा में 3rd हॉल में होती है और दुनिया होती है, फुल होता है हॉल क्लासिकल म्यूजिक। आप भी जाते हैं वहाँ पर? जी मैं जाता हूँ। लोग सुनने के लिए आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं। जिसको शौक है वो आते हैं सुनने। लेकिन ये क्लासिकल म्यूजिक सबके लिए होता भी नहीं है। हम ऐसे ही शिकवा करना बैठ जाते हैं। ये जिन खास लोगों के लिए जिनको कलेक्ट करता है सिर्फ उन्हीं को करता है, और हर एक के समझने की बस की बात भी नहीं है। नहीं, हो भी नहीं सकता। वो फिर पॉपुलर म्यूजिक है, जिसको आप पॉप म्यूजिक कहते हैं। वो भी एक फॉर्म है, अच्छी है, लड़के गा रहे हैं, अच्छे बच्चे अच्छे गा रहे हैं, वो भी अप्रिशिएट होना है। असल मसला ये है कि अप्रिशिएट होने चाहिए। इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल लेते हैं आप इन एक्टिविटीज़ के लिए? ये ज़िंदगी का हुस्न यही है कि आप एक इंसान होते हुए अपने जो भी ख्वाहिश, ये आपके दिल के अंदर है। नज़ारा जो है ठीक है, को बन गया। जब तक आपको अल्लाह ताला ने वो आँख नहीं दी जो उससे लुत्फ़अंद हो सके, तो उसके कोई मायने नहीं बनते। जिसे कहते हैं ना, आर्टिस्ट की आँख हर एक के पास नहीं होती। ये अल्लाह की ख़ास वदीयत है। मैं एक आवाज़ सुनता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मैं ढूंढने निकलता हूँ कहाँ गा रहा है, भी कौन गा रहा है। ठीक है, एक लोग गुजर रहे होते हैं और वो बॉदर भी नहीं करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे सामने एक नज़ारा हो, मैं उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। मुझे अल्लाह ने वो दिल ही नहीं दिया। तो बिल्कुल सही। आप तो फिर मुझे तनवीर साहब पता लग गया कि पक्के लाहौरी हैं, क्योंकि लाहौरी जो है उसको पता है कि उसका कल्चर क्या है, क्या चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, क्या चीज़ें पसंद करती हैं, और अपनी बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल कर वो इस कल्चर को टाइम ज़रूर देता है। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। गुड लक फॉर द इलेक्शंस एंड ऑल द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ यू मेक, क्योंकि इंडस्ट्री जब स्ट्रॉन्ग होगी, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, तभी हमारी जो मईशत है वो स्ट्रॉन्ग होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।